फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए एन अग्रवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर से आज ये एम.कॉम ABST फाइनल की क्लास ले रहा हूँ। और इसमें ऑपरेशन रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं आप लोगों को PERT CPM का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बताया था, इसके ऑब्जेक्टिव्स को बताया था और कुछ टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में भी आपसे डिस्कस किया था। देखिए, मैंने दो टेक्निकल डेफिनेशंस बताई थी। एक है एक्टिविटी, क्रिया, और दूसरा था इवेंट यानी घटना। तो देखिए, मैंने एक चीज़ बताई थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक्टिविटी का मतलब वो है एक ऐसा प्रयत्न अथवा कार्य जिसको पूरा करने में समय एवं साधन दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम एक्टिविटी या क्रिया कहते हैं। और इसको हम एक एरो के रूप में प्रदर्शित करते हैं नेटवर्क डायग्राम के अंतर्गत। एक सीधी रेखा खींचते हैं और एक इसमें एरो का निशान लगा देते हैं। इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए 2 से 3 एक्टिविटी है, तो या एक्टिविटी ए है, तो हम क्या करते हैं कि एक एरो बनाएंगे और राइट साइड में एक उसमें एरो भी एक लाइन खींचेंगे और एक उसमें एरो लगा देंगे। तो इस तरह से वो एक्टिविटी को शो करेगा। जबकि जो घटना है, इवेंट है, इसमें ये जो है इवेंट है, ये एक बिंदु है, एक ऐसा बिंदु है या सूचक है जो किसी क्रिया के प्रारंभ होने को या किसी क्रिया का अंत होने को प्रदर्शित करता है। और इस तरह के जो इवेंट है, इसको हम घटना कहते हैं, इसमें किसी समय या साधन की आवश्यकता नहीं होती। किसी कार्य को प्रारंभ करना, इसमें कोई ये घटना हो गई। किसी कार्य का अंत होना, यह घटना हो गई। लेकिन इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई, मतलब उसमें कोई साधन और समय नहीं लगा। इस तरह से मैंने दो डेफिनेशन आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अब देखिए, इस वीडियो में स्टार्ट करता हूँ मैं डमी क्रिया, डमी एक्टिविटी किसे कहते हैं। देखिए, एक ऐसी क्रिया जिसमें साधन एवं समय की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया कि घटना में भी साधन और समय की आवश्यकता नहीं होती है ना। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? वह एक घटना तो एक बिंदु है, सूचक है, यानी किसी क्रिया के प्रारंभ होने का और अंत होने का सूचक है। जबकि डमी क्रिया एक एक्टिविटी है, बस इसमें साधन और समय नहीं लगता। ये एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटी को, डमी एक्टिविटी को हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं। डॉटेड लाइन बनाएंगे डैश लगा के और फिर उसमें एरो बनाएंगे। ये बताता है कि ये एक्टिविटी होना ज़रूरी है किसी अगली क्रिया के प्रारंभ होने के लिए। जैसे अपन कहेंगे कि भाई सी एक्टिविटी है, उसके स्टार्ट होने के लिए ए कंप्लीट होना है, बी भी कंप्लीट होना है ना। तो वही यदि वो पिछली वाली प्रीसीडिंग एक्टिविटी किसी अन्य एक्टिविटीज़ की प्रीसीडिंग नहीं होती है, ठीक है, तो उस केस में अभी मैं एक उदाहरण लूँगा तो मैं आपको बता दूंगा कब इस तरह से डमी लाइन को हम यूज़ करते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, डमी लाइन जो है, डमी एक्टिविटी जिसको कहते हैं, इसके लिए साधन और समय की आवश्यकता नहीं होती है और इसको हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं। डॉटेड लाइन के एंड में एरो लगाते हैं। अब देखिए, एक उदाहरण लेते हैं। इसमें ये कह रहा है उदाहरण में, यदि किसी परियोजना में क्रिया ए व बी दोनों सी की पूर्ववर्ती क्रियाएं हैं। पूर्ववर्ती का मतलब सी को प्रारंभ करने से पहले ए और बी दोनों का कंप्लीट होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी परियोजना में क्रिया ए व बी दोनों सी की पूर्ववर्ती क्रिया है ना, सी की पूर्ववर्ती क्रिया है, यानी सी को प्रारंभ करने से पहले ए और बी का होना कंप्लीट होना आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। जबकि क्रिया ई की पूर्ववर्ती क्रिया केवल बी है, यानी जब ई स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए जो पूर्ववर्ती क्रिया है वो केवल बी है, ए नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। जबकि सी सी की ए और बी दोनों पूर्ववर्ती क्रिया है, जबकि ई के लिए केवल बी कंप्लीट होना जरूरी है, ए कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यदि हम इसको इस डायग्राम के तहत, A1 डायग्राम के तहत बनाते हैं, तो देखिएगा आप, ए कंप्लीट हो रहा है, इसको जो बीच में गोला बना हुआ है इसको हम इवेंट कहते हैं। ए
और बी दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों अपनी स्टार्ट की, उन्होंने कंप्लीट कर ली, ठीक है। और वहाँ से सी स्टार्ट हो गई और कहते हैं ई भी स्टार्ट हो गई। ये ई इंडिकेट ये कर रहा है, ये जो ई का जो हमने एरो बनाया है ना, एक्टिविटी लाइन खींची है, एरो बनाई है, ये इंडिकेट करता है ए और बी दोनों कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो सी के लिए तो ए और बी होना ज़रूरी है, लेकिन ई एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए केवल बी का स्टार्ट होना ज़रूरी है, बी का एंड होना ज़रूरी है, ए का एंड होना ज़रूरी नहीं है। जबकि ये जो डायग्राम है, A1 जो डायग्राम है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ई को स्टार्ट करने के लिए ए और बी दोनों कंप्लीट होना ज़रूरी है, इसलिए ये डायग्राम इनकरेक्ट है। अब आते हैं दूसरे डायग्राम में, 1B के डायग्राम में। अब आप ये देखिए इसमें कि ए एक्टिविटी हमने बना दी, स्टार्ट कर दी यहाँ से, मतलब फर्स्ट एक्टिविटी बना दी, दूसरी बी भी, दोनों इंडिपेंडेंट स्टार्ट हो गई है। और हमने दोनों को अलग अलग एंड पॉइंट बना दे, जिसको अपन गोले को किसको इंडिकेट करते हैं, ये घटना को, इवेंट को बताते हैं, ठीक है। ए कंप्लीट हो गई, ए स्टार्ट हो गई फर्स्ट स्क्वायर से, और इसमें एंड हो गई। बी स्टार्ट हुई मैंने लेफ्ट में जो स्क्वायर है उससे, और एंड हो गई राइट वाले स्क्वायर से, यानी गोले से, वृत्त से, सर्किल से, सॉरी स्क्वायर में गलत बोल रहा हूँ, सर्किल बोलूँगा इसको, है ना, सर्किल पे एंड हो गई। अब आप देखेंगे सी हमने स्टार्ट किया है, हम यदि इनमें अभी हमने पॉइंट नहीं लिखा, नंबर नहीं डाले, नंबर भी डाल सकते थे इसमें। तो यदि हम सी को हम देखते हैं तो ए कंप्लीट हो गई यहाँ पर, और बी जो यहाँ से एंड हुई है, देख रहे हैं ना आप, एरो जहाँ एंड हो रहा है इस सर्किल पर, है ना, और यहीं से हमने ई को स्टार्ट कर दिया। और चूंकि सी के लिए ए और बी दोनों कंप्लीट होना ज़रूरी है, इसलिए जहाँ बी एंड हो रही है वहाँ से, और जहाँ सी स्टार्ट हो रही है वहाँ तक एक हमने डमी लाइन बना दी। ये डमी लाइन ये इंडिकेट करती है कि भाई सी जब हम स्टार्ट करेंगे तो ए और बी दोनों कंप्लीट होना ज़रूरी है, जबकि ई स्टार्ट करने के लिए हमें ए की कंप्लीशन की भी आवश्यकता नहीं है, और केवल बी की कंप्लीशन की आवश्यकता है। इसलिए हमने बी के जस्ट सामने इसको स्टार्ट कर दिया, और बी जहाँ एंड हो रही है और जहाँ सी जहाँ स्टार्ट हो रही है, इसके बीच में हमने एक डमी लाइन डाल दी। ये जो चार्ट है, ये नेटवर्क डायग्राम है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ई स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, बी जहाँ एंड हो रही है। पिछली ए का एंड होना ज़रूरी नहीं है इसमें, जबकि सी जहाँ से स्टार्ट हो रही है, सी एक्टिविटी जहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसमें दो एरो आ रही हैं। एक तो ए वाली एरो आगे बंद हो रही है, और एक बी वाली एरो भी, ये मान के चलें कि इस एरो को, बी वाली एक्टिविटी के एरो के हमने एंड सी के प्रारंभ पर कर दिया। यानी ये जो सर्किल है, ये जो सर्किल है, गोले बने हुए हैं, ये क्या है, घटना है। और बीच में जहाँ ए बी सी ई लिखा हमने, ये इसकी एक्टिविटी है। तो जहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होती है वो इवेंट होती है, जहाँ एक्टिविटी ख़त्म होती है वो भी इवेंट होती है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने आप एक एक्टिविटी और इवेंट को भी समझ गए होंगे, और प्रीसीडिंग उस एक्टिविटी को भी समझ गए होंगे कि ये क्या है। प्रीसीडिंग माने पूर्ववर्ती क्रिया। तो यहाँ अपन सी दोबारा मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सी एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए ए और बी दोनों कंप्लीशन शो कर रही है। किसके ऊपर, ये जो बीच वाला सर्किल है, बिल्कुल ऊपर वाली लाइन में बीच वाला जो सर्किल है वहाँ ये इंडिकेट करती है। जबकि ई एक्टिविटी जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ केवल बी की कंप्लीशन की आवश्यकता है, इसमें ए की कंप्लीशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो डायग्राम है वो नेट डायग्राम, ये एक गलत होकर के ए बी वाला डायग्राम सही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं कि नेटवर्क डायग्राम क्या होता है। देखिए, नेटवर्क डायग्राम जो होता है, जो क्रियाओं और घटनाओं का एक ऐसा जाल होता है, एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होता है, लॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर में उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि यह बताता है कि एक क्रिया कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ एंड हो रही है, किसी अगली क्रिया के प्रारंभ होने से पहले कौन सी क्रिया को कंप्लीट होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें इसमें इंडिकेशन मिलता है। जिस घटना में कोई क्रिया प्रारंभ होती है उससे उस क्रिया का, हाँ ये और बता दें आपको, यदि कोई एक्टिविटी है, कोई भी, है ना, जहाँ से प्रारंभ होती है ना, जहाँ से प्रारंभ होती है कोई भी एक्टिविटी, जहाँ से प्रारंभ होती है उसको हम इनिशियल और टेल इवेंट कहते हैं। जहाँ से प्रारंभ होती है क्या कहते हैं उसको, प्राथमिक घटना, है ना। कोई भी क्रिया जहाँ से स्टार्ट होती है उसको हम इनिशियल और टेल इवेंट कहते हैं, या प्राथमिक घटना कहते हैं। और जहाँ वो समाप्त होती है, यानी जो एक्टिविटी जहाँ समाप्त होती है उसको हम शीर्ष घटना, ये हेड इवेंट कहते हैं।
कहते हैं सीड्स घटना। आप ये मान के चलें, एक एरो हम लेफ्ट टू राइट करते हैं तो लेफ्ट में जो हम सर्किल बनाएंगे वो तो प्रारंभिक यानी इनिशियल और टेल इवेंट हो गई, और जहाँ राइट साइड में जहाँ एंड करेंगे उस एक्टिविटी को और उसके ऊपर जो सर्किल बनाएंगे उसको हम हेड इवेंट कहेंगे। अब देखिए एक और वर्ड है पाथ, पाथ मार्ग। तो ये मार्ग क्या है, बेसिकली एक घटना को दूसरी घटना को, एक घटना से दूसरी घटना को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको हम पाथ कहते हैं। ठीक है ना, एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ने वाली जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, पाथ, मार्ग, मार्ग कहते हैं या पथ कहते हैं। एक होता है क्रांतिक पथ या चरम पथ। क्रांतिक पथ या चरम पथ का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ का मतलब यानी एक किसी नेटवर्क के प्रारंभ से अंत तक जाने के लिए जो अधिकतम जिसमें समय लगता है, जिस पाथ में अधिकतम समय लगता है उसको हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। किसी परियोजना की प्रारंभिक घटना और उसकी अंतिम घटना से जोड़ने वाला वह सर्वाधिक लंबी अवधि का पथ होता है, यानी इसकी अवधि सबसे अधिक होती है और इसको हम इसीलिए हम इसको क्रिटिकल पाथ कहते हैं, क्रिटिकल पाथ कहते हैं। और इसमें इस पाथ में आने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्रिटिकल एक्टिविटी कहलाती हैं। यानी ऐसी एक्टिविटी यदि समय पर पूरी नहीं होती हैं तो प्रोजेक्ट का जो टाइम है वो डिले हो जाएगा। तो क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी पर प्रबंधक का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि वो जो क्रिटिकल पाथ का जो अवधि है, जो वो एक्टिविटी है वो बिल्कुल समय पर पूर्ण हो। यदि वो समय पर पूर्ण नहीं होंगे तो परियोजना की अवधि बढ़ जाएगी, उसको उस जो अपने हमारा शेड्यूल है उस पीरियड में हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि जैसे मैं इसमें नंबर भी डाल दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ ये जैसे अपन ये देखेंगे इसमें कितने पाथ बन गए ये मैं बताना चाहता हूँ अब आपको। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 5, एक पाथ तो ये हो गया। दूसरा अपन कहेंगे 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 5, ये दूसरा पाथ हो गया। ठीक है, तीसरा पाथ 1 से 3 और 3 से 5, ये ई के बाद में जो लाइन डली हुई है 5 के ऊपर जो है इसमें एरो लगना ध्यान नहीं रहा, एरो लगनी चाहिए इसमें। हाँ, बट आप देख लीजिए कुल मिलाकर कितने पाथ हुए। अब इसमें अभी हम क्रिटिकल पाथ निकालने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि इन पाथ की हमको अवधि नहीं दे रखी है। फिर भी आप दोबारा फिर बता रहा हूँ इसमें कितने पाथ होंगे, इसमें कितने पाथ होंगे ये देखने वाली बात है। एक आप एरो को ध्यान से दिए, कोई एरो प्रारंभ होने से अंत तक जहाँ एरो जा रही है, एक एरो क्या 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, एक और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, दो हो गया। एक 1 से 3 और 3 से 5, ये 3 पाथ बन रहे हैं इसमें। और यदि हमको इसमें अवधि दी रखी होती तो जिस भी पाथ की अवधि सबसे ज़्यादा होती उसको हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। देखिए अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चले आप पार्ट सीपीएम में। यदि कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ये तो पूछते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पर्ट एंड सीपीएम। पर्ट और सीपीएम में क्या डिफरेंस है। देखिए आधार, बेसिस क्या होता है। वैसे आप ये पहले तो ये लिखें कि पर्ट और सीपीएम काफ़ी कुछ मिलती जुलती ही टेक्निक है ना, बहुत अधिक इनमें समानता है, उसके बावजूद भी इनमें बहुत सारे अंतर हैं। जैसे पर्ट तकनीक मुख्यतः घटनाओं पर आधारित है जबकि सीपीएम का आधार क्रियाएं हैं। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो पर्ट टेक्निक है यानी पर्ट तकनीक है यह घटनाओं पर आधारित है जबकि सीपीएम क्रियाओं पर आधारित है। ठीक है, सेकेंड है समय लागत संबंध। देखिए सीपीएम में मैंने बताया था आपको, सीपीएम में इसमें समय और लागत दोनों को का स्पष्ट अनुमान लगाया जाता है और इसमें को लागत पर ध्यान में रखते हुए ही परियोजना को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, कम या ज़्यादा अवधि में कंप्लीट किया जा सकता है। इसमें लागत पर पूरा ध्यान रखा जाता है। जबकि पर्ट टेक्निक में, पर्ट में केवल हम उसमें समय पर ही ध्यान देते हैं। परियोजना के नियोजन एवं नियंत्रण के किया जाता है, यानी इसमें केवल समय पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसमें लागत पर ध्यान नहीं दिया जाता। समय अनुमानों की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन टाइम एस्टिमेट। पर्ट चूँकि पर्ट जो है टेक्निक है इस पर हम समय पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं तो इसमें समय की अनिश्चितताओं पर ध्यान रखा जाता है। जबकि
सीपीएम में समय की अनिश्चितताओं पर ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, अब देखिए पर्ट टेक्निक के अंतर्गत हम समय के 3 तरह के अनुमान लगाते हैं। 3 तरह, आशावादी अनुमान, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, यानी यह क्या होता है, यह वह न्यूनतम अनुमानित समय होता है जिसमें क्रिया को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। यानी इसमें जो है कि जैसे मान लो 3 दिन का समय दिया है तो 3 दिन में कंप्लीट करना आवश्यक होता है, इसमें किसी तरह की लिबर्टी नहीं होती है। और इसको हम T0 से डिनोट, TO से डिनोट, जीरो मत कीजिए इसको, TO से ऑप्टिमिस्टिक, ये सबसे कम समय होता है इसमें। आशावादी अनुमान जो है ये सबसे न्यूनतम समय को हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से एक और चीज़ है निराशावादी समानुपात, पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। ये किसी एक्टिविटी को में अधिकतम समय, वो तो न्यूनतम समय का वाली बात याद है, ऑप्टिमिस्टिक तो, और पेसिमिस्टिक थे अधिकतम समय, किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतना समय लगता है, उसको हम TP से डिनोट करते हैं। और इसी तरह से एक अधिकतम प्रायिक अनुमान, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, ये लगभग मान के चलो क्वेश्चन में या तो दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो अपन एवरेज यानी ऑप्टिमल का और जो पेसिमिस्टिक का है, इन दोनों को हम प्लस करके 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये मीडियम नहीं दिया हो तो, मोस्ट लाइकली टाइम नहीं दे रखा हो तो हम इसको TM से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अपन कह सकते हैं, यदि मान लीजिए किसी एक्टिविटी में का जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है 5 दिन है और पेसिमिस्टिक टाइम है वो 7 दिन है, तो 5 + 7 यानी 12 डिवाइडेड बाई 2 6 TM कहलाएगा, मोस्ट लाइकली टाइम कहलाएगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन में दे रखा तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको यूज़ करेंगे। इस तरह से आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने और कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और लेंगे। थैंक यू वेरी मच।